नाज़रीन आदाब। सियासत टीवी के रास नशरियात में आपका इस्तकबाल है। आलमी, कौमी, इलाकाई ताज़ा ख़बरों के साथ मैं सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, हम आज की शुरुआत करते हैं ये रास नशरियात में मदीने मुनव्वरा के पास जो वाक़या पेश आया था ये पीर को, जिसमें 44 हिंदुस्तानी जो है जाँ बहक हो गए थे और 42 जो आज़मीन थे, मुतअम्मरीन थे, उनमें हैदराबाद से जिसका ताल्लुक़ था, वो उनकी अब तजहीज़ व तकफ़ीन के मराहिल का मदीने मुनव्वरा में आगाज़ हो गया है। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से एक वफ़द को मदीने मुनव्वरा भेजा गया है तमाम उमूर की निगरानी के लिए, जिसकी निगरानी जो है रियासती वज़ीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन कर रहे हैं। चीफ़ मिनिस्टर की ख़ुसूसी हिदायत पर यह वफ़द तैयार किया गया, जिसमें शफ़ीउल्लाह भी हैं और दीगर ओहदेदार भी उसमें शामिल हैं। ये जो वफ़द है वहाँ पर सऊदी अरब में जो निगरानी करेगा तजहीज़ व तकफ़ीन की, जो इत्तलात हमें सऊदी अरब से मदीने मुनव्वरा से मौसूल हो रहे हैं, उन इत्तलात के मुताबिक क्योंकि नाशों की जो जो जाँ बहक हुए हैं उनकी शनाख्त जो है वो मुश्किल हो रही है, इसीलिए वो लवाहिकीन जो यहाँ से तजहीज़ व तकफ़ीन के उमूर में शामिल होने के लिए गए हैं, उनका DNA टेस्ट का सिलसिला भी वहाँ जारी है और क़वी इम्कानात है कि ये तमाम जो जाँ बहक हुए हैं उनकी तजहीज़ व तकफ़ीन का जो तदफ़ीन का जो मामला है वो जो है जन्नतुल बक़ी में अमल में आएगा। हुकूमत से, सऊदी हुक्काम से इस ज़िमन में हुकूमत तेलंगाना के रियासती जो वज़ीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन और उनके हमरा जो अक़लियती बहबूद का अमला है वो उसने हुकूमत सऊदी अरब से इस ख़ुसूस में नुमाइंदगी भी की और ये इस बात का यकीन है कि हुकूमत को और जो लोग वहाँ पर निगरानी कर रहे हैं ये तमाम उमूर की, उन्हें इस बात का यकीन है कि जन्नतुल बक़ी में जहाँ बहक हुए हैं उनकी तजहीज़ व तकफ़ीन का इंतज़ाम होगा। उन तमाम को वहीं पर जन्नतुल बक़ी में तो उनकी तदफ़ीन अमल में आएगी। असल रुकावटें जो है वो ये शनाख्त पर है, मतलब जो जलकर खाकसर हो गए हैं इस अफसोसनाक हादसे में, उनकी शनाख्त का जो मामला है उसी की वजह से पेचीदगियाँ पैदा हो रही हैं। मगर यकीन है DNA टेस्ट के लिए भी मधु को बुला लिया, तलब कर लिया गया है, DNA टेस्ट भी हो जाएंगे, उसके बाद निशानदेही हो जाएगी, निशानदेही के बाद जो है इस काम को अंजाम दिया जाएगा। तो जैसे जैसे इत्तलात हमें मौसूल होते रहेंगी, हम सियासत TV के नाजरीन जो है उन्हें हम ये तमाम इत्तलात बाहम पहुँचाते रहेंगे। अफसोस की बात है इस मुश्किल वक्त में जो है सियासत TV का सारा अमला, सियासत TV, मुकम्मल सियासत TV वो पसमानदगान के साथ यकीनन खड़ा हुआ है और हम अल्लाह से इसी बात की दुआ करते हैं कि उन तमाम को जो इस वाक़े में जाँ बहक हुए हैं उनके लवाहिकीन को परवरदिगार आलम जो है सब्र जमील अता करे। यकीनन बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है। इसमें एक फ़ैमिली के 18 लोग जो है इसमें जाँ बहक हुए थे और हमने देखा कि किस तरीके से वो आहो बुका के जो आलम था वाक़या सुनने के बाद, इस बात की जब इत्तलात मौसूल हुई पीर की अव्वलीन सआतों से, पूरे शहर में, शहर हैदराबाद में बल्कि रियासत भर में गम था इस मामले पर और चीफ़ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के अलावा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और दीगर अपोजिशन लीडर राहुल गांधी और रियासत में अपोजिशन लीडर जो है KT रामाराव, ये तमाम ने जो है अपने ताज़ियती पैगाम अरसाल किए हैं। कल यानी चहारशुंबे के रोज़, गालिबन चहारशुंबे की शब में तेलंगाना जागृति की सदर जो है कविता कल्वाकुंतला कविता जो है उन्होंने भी पसमानदगान से मुलाकात की और उसकी तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुए और उर्दू अखबारात में, दीगर अखबारात में भी वो जो तस्वीर है वो शाये हुए हैं। तो हम मुसलसिल नज़र रखे हुए हैं, जैसा जैसा इत्तलात हमें मदीने मुनव्वरा से मौसूल होते रहेंगे इस खुसूस में हम सियासत TV के नाजरीन को ये तमाम वाक़यात से आगाह करते रहेंगे, वाकिफ़ करवाते रहेंगे। अब रुख करते हैं बिहार का। बिहार में जहाँ पर 10वीं मरतबा रिकॉर्ड ये बनाया है, नीतीश कुमार ने 10वीं मरतबा वो चीफ़ मिनिस्टर का हलफ़ लेने जा रहे हैं। चीफ़ मिनिस्टर की हैसियत से वो हलफ़ ले रहे हैं। इत्तेफ़ाक़ राय से बिला मुक़ाबला उन्हें
जो है अब ऐवान मखनना का लीडर जनता दल यूनाइटेड के अरकान असम्बली ने मुंतखब किया। उसके बाद से चीफ मिनिस्टर उनके बनने के जो है राह जो है वो हमवार हो गई। एनडीए में शामिल दीगर सियासी जमातों ने भी इस बात पर इत्तेफाक किया कि नीतीश कुमार ही जो है बिहार के अगले चीफ मिनिस्टर रहेंगे। 22 नवंबर को बिहार असम्बली की मियाद ख़त्म हो रही है और बहैसियत चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफ़ा गवर्नर बिहार आरिफ मोहम्मद खान के हवाले भी कर दिया है। 18वीं असम्बली के लिए अब जो है रास्ता हमवार हो गया। 18वीं असम्बली के लिए वो चीफ मिनिस्टर की हैसियत से आज हलफ लेंगे। बताया ये जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर के साथ कुछ काबीनी वज़रा भी हलफ लेंगे। हमें जो इतलात मौसूल हुई है उन इतलात के मुताबिक सम्राट चौधरी और मंगल पांडे, विजय कुमार सिन्हा, लेसी सिंह, मदन साहनी, नितिन नबीन, राम कृपाल यादव, संतोष कुमार सुमन, सुनील कुमार और जमा खान जो हैं ये बिहार के चीफ मिनिस्टर के साथ साथ ये काबीनी वज़रा भी जो है हलफ ले सकते हैं, ये भी हलफ लेंगे। इनके भी नामों की फहरिस्त आई है। नाज़रीन, आपको बता दें, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह के अलावा दीगर रियासतों के चीफ मिनिस्टरान मतलब जेपी नड्डा भी हैं और दीगर रियासतों के चीफ मिनिस्टरान जिसमें हरियाणा से सीएम नायब सिंह सैनी, आसाम से चीफ मिनिस्टर हेमंता बिस्वा शर्मा और नागालैंड से सीएम एन रियो जो है वो भी शिरकत करने की तवक्को की जा रही है। वो भी इस हलफ बर्दारी तकरीब में शरीक होंगे जो नीतीश कुमार बहैसियत चीफ मिनिस्टर हलफ लेंगे। नाज़रीन, यहाँ पे बता दें कि बड़ी ही घमाघमी के बाद जो है नताइज बरामद हुए 14 नवंबर को बिहार के, जिसमें भारी अक्सरियत से एनडीए ने कामयाबी हासिल की। जिस किस्म का दावा किया जा रहा था, जिस किस्म के पुरसुकून कैंपेन मुहिम, इंतखाबी मुहिम एनडीए की जानिब से चलाई जा रही थी, वो यकीनन कामयाब हो गई। और 14 नवंबर को जब नताइज बरामद हुए तो भारी अक्सरियत के साथ, गैर मुतवक्को अक्सरियत के साथ जो है एनडीए ने दोबारा बिहार पर इक़्तिदार हासिल किया, जिसमें सबसे बड़ी सियासी जमात के तौर पर बीजेपी उभर कर आई सामने। 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टरान इस हलफ बर्दारी तकरीब में भी काबीना बहैसियत नायब जो है नीतीश कुमार के हलफ लेने की तवक्को की जा रही है। अब देखना यह है कि 2 नायब चीफ मिनिस्टरान की हैसियत से किस सियासी जमात के अरकान रुकन असम्बली को यह मौका फ़राहम किया जाता है, क्योंकि चिराग पासवान भी जो है वो अपनी पार्टी से एक रुकन असम्बली को नायब वज़ीर आला डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने की उन्होंने मांग की थी, जिस पर बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड दोनों ने एतराज़ जताया था। उस एतराज़ के बावजूद जो है वो अपनी मांग पर मतलब डिटे रहे। वो मुसलसल इस बात का मुतालबा करते रहे। बीजेपी की आला क़यादत से, एनडीए की आला क़यादत से उन्होंने अपने मुतालबे को बार बार दोहराया। अब देखना यह है कि क्या चिराग पासवान की सियासी जमात को मौका फ़राहम किया जाता है या नहीं किया जाता। नाज़रीन, बिहार के नताइज के बाद से जिस किस्म की सूरत हाल पैदा हुई है, ये तज्ज़िया भी निकल कर आ रहा है कि बिहार में एनडीए की कामयाबी ने जो बिहार में इंतखाबात से कबल एसआईआर कराया गया था वो बड़े पैमाने पर कार फरमा है। और यही एसआईआर जो है अब फ़िलहाल हिंदुस्तान की 9 रियासतों, जिसमें यूनियन टेरिटरीज़ भी शामिल है, उनमें ये एसआईआर का सिलसिला जारी है, जिसमें राजस्थान भी शामिल है और मगरबी बंगाल भी शामिल है। मगरबी बंगाल में चूँकि इलेक्शन कमीशन को रियासती हुकूमत की मुखालिफत का सामना करना पड़ रहा है, माफ़ करना, सॉरी, रियासती हुकूमत का सामना इलेक्शन कमीशन को करना पड़ रहा है, तो इन हालात में इलेक्शन कमीशन नए जो आलात होते हैं, नए तरीक़ों का, नई तरकीबों का इस्तेमाल करने को तरजीह दे रहा है। बंगाल में ख़ास तौर पर डिजिटलाइजेशन
के ज़रिए से फार्म्स की जो अदखाल है, खाना पूरी है, उसको अंजाम देने का काम इलेक्शन कमीशन की जानिब से किया जा रहा है। मगरिबी बंगाल में एसआईआर जो है 2002 में इससे पहले हुआ था। अब 2025 में दोबारा एसआईआर मगरिबी बंगाल में अंजाम पा रहा है। तो एसआईआर की वजह, एक तरफ तो एसआईआर जो है उसको मशकूक तरीके से देखने का काम अपोजिशन कर रही है, और राहुल गांधी ने फिर इस मतलब बिहार नतायज के बाद ये समझा जा रहा था कि राहुल गांधी बैकफुट पर आ जाएंगे वोट चोरी के मसले पर, मगर राहुल गांधी के हवाले से ये खबर सामने है, कांग्रेस के बावसूख ज़रायों से ये खबर सामने आई है कि राहुल गांधी जो है पूरे मुल्क भर में एसआईआर के ख़िलाफ़ में ज़बरदस्त पैमाने पर मुहिम चलाएंगे। देखिए, एक तरफ तो अपोजिशन जमातें जो हैं वो एसआईआर को तस्लीम करने से इनकार कर रही हैं। मगरिबी बंगाल में ममता बनर्जी ने तो वाज़े तौर पर यह कह दिया है कि वो एसआईआर के साथ नहीं, एसआईआर मगरिबी बंगाल में नहीं होने देंगे। अगर एसआईआर में किसी किस्म का ताउन वो नहीं करेंगे, और उन्होंने शिद्दत के साथ मुखालिफत की है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाया है। ममता बनर्जी के साथ आपको तमिलनाडु से स्टालिन भी ममता बनर्जी के साथ इस मामले में खड़े दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी सियासी जमातें भी हैं, जैसा कि तेलंगाना में बीआरएस पार्टी है। बीआरएस ने भी जुबली हिल्स के इंतखाबी मुहिम में बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने भी ये कहा था कि हम एसआईआर का मुल्क भर, मतलब एसआईआर के खिलाफ में हम तहरीक चलाएंगे, क्या राहुल गांधी हमारी इस तहरीक का तेलंगाना में साथ देंगे। इस तरीके का सवाल केटीआर ने अपने जुबली हिल्स के जो हालिया अरसे में जो इंतखाबात, ज़िमनी इंतखाबात में, वो ज़िमनी इंतखाबात के मुहिम के दौरान एक टेलीविज़न चैनल को, न्यूज़ पोर्टल को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने ये बात कही थी। तो देखना ये है कि कौन कौन इस तहरीक में राहुल गांधी के साथ जुड़ता है, कौन कौन इस तहरीक की मुखालिफत करता है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो मरकज़ में बरसर इक़्तिदार बीजेपी की हाथों की कठपुतली बनकर एसआईआर को अंजाम दे रहा है, ताकि उन रियासतों में जहां पर बीजेपी का जीतना मुमकिन नहीं है, उन रियासतों में बीजेपी की जीत को आसान किया जा सके। इसलिए भी समझ में आ रहा है और उस पर यकीन करने का जवाब पैदा हो रहा है, क्योंकि 70 लाख से ज़ायद वोट जो है बिहार में एसआईआर के हवाले से हज़फ किए गए थे, फिर अचानक से 50 लाख वोट उसमें शामिल कर लिए गए। तो ये तमाम किस्म का जो शक व शुबे के इक़दामात हैं, इन इक़दामात से वो जो इलेक्शन कमीशन की शबीह जो मशकूक हुई है उसमें शिद्दत इख्तियार होती जा रही है। तो अब देखना ये है कि मगरिबी बंगाल में अब ये डिजिटाइजेशन जो काम किया जा रहा है वो किस हद तक कामयाब होता है, और एसआईआर का जब फाइनल लिस्ट आएगी तो वो फाइनल लिस्ट एसआईआर में क्या किस किस किस्म की कोताहियाँ हुई है, किस किस्म की गफलत इलेक्शन कमीशन से हुई है, वो तमाम उभर कर सामने आएंगे। क्योंकि 9 रियासतों में एसआईआर चल रहा है, मगर जिन रियासतों में इंतखाबात हैं, इंतखाबात से कबल उन रियासतों में एसआईआर को अंजाम देना, एसआईआर को कराना जो है वो ये यकीनन शक की तरफ इशारा करता है, वो मशकूक समझ में आता है। क्योंकि बिहार के नताइज पर अभी तक जो है अपोजिशन बिहार के नताइज को तस्लीम नहीं किया है। अपोजिशन के लिए बिहार के नताइज वो ना सिर्फ चौंका देने वाले हैं, बल्कि वो बहुत सारे सवालात भी बिहार के नताइज पर उठा रहे हैं। तो नाजरीन, एक आखिरी खबर है, गाज़ियाबाद बस ब्लास्ट केस 1996 में ये बस ब्लास्ट केस रोनुमा हुआ था, जिसमें एक शख्स मोहम्मद इलियास को मोदी नगर गाज़ियाबाद बस बम्बिंग केस में गिरफ्तार किया गया था 1996 को 1996 को उन्हें गिरफ्तार किया गया था। 28 साल के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया है। देखिए, 28 साल के बाद इंसाफ भी अगर मिला तो इलाहाबाद
हाई कोर्ट से ही मिला। सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने की उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ी। और ये कहा गया है 3 दहों तक पुलिस जो है ख़ास तौर पर जो तहकीकाती एजेंसियां हैं, बुनियादी इल्ज़ामात को साबित करने में वो इस मामले में नाकाम रही। नाज़रीन, यहाँ पे अहम सवाल ये है कि 28 साल जेल में एक शख्स अपने नहीं किए हुए, जो गुनाह उसने नहीं किए, उसकी सज़ा इस शख्स ने, मोहम्मद इलियास ने भुगती है। 28 साल तक आप देखिए, एक एक ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा जो है उनका ख़त्म हो गया मोहम्मद इलियास का। तो ये उनके जो ज़िंदगी के 28 साल ख़त्म हुए, उसकी भरपाई का कौन करेगा? ये जो 28 साल इस शख्स के बर्बाद हुए हैं, उसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? ना सिर्फ देखिए उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, बल्कि आप उन्हें जेल में 28 साल तक बंद रखा गया। वो ख़ानदान की जो शबीह मुतासिर हुई है, समाजी बाइकाट का सामना इस तरीक़े के मामलात में करना पड़ता है। तो वो तमाम चीज़ों जो समाजी बाइकाट का, समाज में दोबारा उन्हें वो अपनी इज़्ज़त वो मिलने का जो मौक़े हैं, वो मौक़े जो है कौन फ़राहम करेगा? हम पिछली मर्तबा भी जब ये मामला सामने आए थे, दहशतगर्दाना हमलों के मामला सामने आए थे, खातियों को गिरफ्तार करना जहाँ तक है तो वो तो ठीक है, मगर बेकसूर लोगों को ज़बरदस्ती के जेलों में ठोंसना जो है वो इंसाफ के साथ खिलवाड़ के मुतरादिफ है। और जो नित नए क़वानीन बनाए जा रहे हैं, उनके बेजा इस्तेमाल का एक उसको ज़रिया मान लिया जाएगा, क्योंकि इंसाफ जो है अदालतों से मिलता है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये साबित किया है, भले ही 28 साल के बाद ही सही, मगर एक शख्स को 28 साल के बाद रिहाई देकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वो जो मतलब जो लोग अदालत के चक्कर काट रहे हैं इंसाफ की तवक्को के साथ, इंसाफ की उम्मीद के साथ, उनके इंसाफ को यकीनी बनाया है, उनके यकीन को मजबूत किया है। तो नाजरीन, मोहम्मद इलियास जो हैं मोदी नगर गाज़ियाबाद बस बॉम्बिंग मामले में गिरफ्तार थे। उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया है। इस वाक़े में 18 लोगों की मौत हो गई थी। आपको बता दें, ये 1996 का मामला है। 18 लोग इसमें मारे गए थे। और ये भी कहा जा रहा था कि अदालत ने ये रिमार्क किया पुलिस पर कि पुलिस जो है मुकम्मल तौर पर मतलब इनको साबित करने में कि ये मुजरिम है, इन्होंने वो जो बम धमाका हुआ है गाज़ियाबाद बस बम धमाका जो हुआ है उसमें इनका कसूर था और ये मुलव्विस थे, ये मुकम्मल तौर पर बुनियादी जो इल्ज़ामात है वो बुनियादी इल्ज़ामात भी साबित करने में पुलिस नाकाम रही है। तो इस तरीक़े से अगर आप बेकसूर लोगों को फ़र्ज़ी मुक़दमात में माख़ूज़ करेंगे, उन्हें गिरफ़्तार करेंगे, 28 साल 20 साल वो जेलों में अपनी ज़िंदगी के अहम जो साल होते हैं वो साल अगर वो जेलों में काटेंगे, उसके बाद जब फिर वो वापस आएंगे तो फिर वो अपने पैरों पर किस तरीक़े से खड़े होंगे, समाज में जो उनका खोया हुआ वक़ार है वो कैसे वो वापस हासिल करेंगे। ये तमाम चीज़ों पर गौर व फ़िक्र की ज़रूरत है। भले ही हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि उत्तर प्रदेश जैसी रियासत में जहाँ के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ है और वो जो हैं हमेशा जब भी मुँह खोलते हैं तो उनके मुँह से अक़लियतों के तय, ख़ास तौर पर मुसलमानों के तय जो है वो ज़हर ही निकल कर आता है सामने। तो ऐसी रियासत में भी वहाँ की अदालत जो हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट है उत्तर प्रदेश का, वहाँ से ये फ़ैसला आया है, एक खुश आइंद फ़ैसला है। और ये तवक्को की जा रही है कि वो तमाम मामलात जो जिन लोगों पर फ़र्ज़ी मुक़दमात के तहत दर्ज किए गए हैं, उन तमाम मामलात में निकल कर इसी शफ़ाफ़ियत के साथ अगर अदालतें अपना फ़ैसला सुनाती हैं तो यकीनन अदालतों पर जो भरोसा आज भी हिंदुस्तानियों को है वो भरोसा बरक़रार रहेगा। एक ख़बर संभल से भी है, जहाँ पर एक महंत हैं गिरिराज,
वो जो है एक यात्रा, संभल यात्रा निकालने की उन्होंने कोशिश की थी, जिसको सख्त सिक्योरिटी में मनसूख कर मुलतवी कर दिया गया है। सख्त सिक्योरिटी के पेश नज़र उनका ये कहना है कि उन्होंने संभल मस्जिद जो अभी फ़िलहाल एक उसको मुतनाज़ा बना दिया गया है, तो उसको संभल तनाज़ा के तौर पर कहा जा रहा है, मगर हम तो संभल की जामा मस्जिद ही कहेंगे। संभल की जामा मस्जिद का वो पद यात्रा वहाँ तक कर रहे थे। उनका कहना है कि वो मंदिर है और किसी भी मंदिर को जाने के लिए पुलिस से या हुकूमत से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। एक ऐसे वक्त में कि आने वाले दिनों में अगले साल जो है वह उत्तर प्रदेश में भी इंतखाबात मुतवक्के हैं। 2026-27 में उत्तर प्रदेश में भी असम्बली इंतखाबात मुतवक्के हैं और लोकल बॉडी इलेक्शंस का भी वहाँ पर ऐलान किया जा रहा है। ऐसे माहौल में रियासत की फ़ज़ा मुकद्दर करने की जो कोशिशें की जा रही है, उन पर शिकंजा कसने की सख्त ज़रूरत है। मुल्क रियासत उत्तर प्रदेश की फ़िरक़े वाराना जो फ़िज़ा को बिगाड़ने का काम किया जा रहा है, इसी तरीक़े के लोग जो है वो जो पैदल दौरा, पैदल यात्रा के नाम पर जो है नफ़रत का जो बाज़ार गर्म कर रहे हैं, उन पर यकीनन शिकंजा कसने की ज़रूरत है। हुकूमत को भी चौकस रहना चाहिए, क्योंकि हुकूमतों को भी चौकस रहना चाहिए। हुकूमतों को चाहिए कि इस तरीक़े के जो लोग हैं, इस तरीक़े के शरपसंद अनासिर हैं, उन पर लगाम कसे और रियासत की जो फ़िरक़े वाराना हम आहंगी है, भाईचारा है, उसको मुतासिर होने से बचाएं। बहुत ज़्यादा उत्तर प्रदेश का भाईचारा, फ़िरक़े वाराना हम आहंगी जो है पहले ही मुतासिर हो चुकी है और मज़ीद जो है उसमें जलती आग में घी डालने का काम जो है महंत गिरिराज कर रहे हैं। तो नाज़रीन, अब वक्त हो चला है सियासत टीवी के दीगर प्रोग्रामों से आप जुड़े रहें। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में अरसाल करें और सियासत टीवी की सारी टीम को अब दे इजाज़त। खुदा हाफिज़।